स्टूडेंट, आज जो हम अपना एक नया टॉपिक देखते हैं, रुदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणुीय मॉडल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपको जो रुदरफोर्ड ने परमाणु के बारे में जो अभ्यास किया था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले डाल्टन ने क्या कहा था वह देख लेते हैं। डाल्टन ने ये कहा था परमाणु क्या है, अविभाज्य है, यानी कि परमाणु के अंदर कुछ भी नहीं है, जबकि परमाणु के अंदर धन आवेशित, ऋण आवेशित और उदासीन कण हमें प्राप्त हो। यानी कि जो डाल्टन का जो सिद्धांत था वह गलत साबित हुआ। जो परमाणु के अंदर धन आयन, ऋण आयन और उदासीन कण जो है, अब वो जो तीनों है ऐसा हमें पता चला, तो तीनों के स्थान कहाँ कहाँ पर वह रुदरफोर्ड के नियम के आधार से देखते हैं। तो रुदरफोर्ड ने यह नियम प्रस्तुत करने के लिए उनके जो विद्यार्थी है, एक तो रुदरफोर्ड खुद और उनके जो विद्यार्थी है हैंस गागर और एर्नेस्ट जो मार्टन ने इस प्रयोग के बारे में उन्होंने समझाया। प्रयोग के लिए उन्होंने क्या किया, तो एक अल्फा कण का स्रोत लिया। यहाँ पे आप चित्र में देख रहे हो, ये जो अल्फा कण लिखा है यानी यहाँ से अल्फा कण का स्रोत यानी कि अल्फा कणों की बौछार होगी। तो बौछार कहाँ पे होगी, तो लेड की एक प्लेट ली है, जिस लेड की प्लेट में से यहाँ पे सोने की हमने क्या ली, पन्नी। सोने की क्या ली, पन्नी। अब सोने की पन्नी कितनी चौड़ी है, 100 नैनोमीटर, यानी कि बहुत ही छोटी। 100 नैनोमीटर यानी आप सोच सकते हो कि बहुत ही चौड़ाई में बहुत ही पतली, बहुत ही पतली 100 नैनोमीटर जितनी चौड़ाई जो गोल्ड की सोने की पन्नी ली और उसके ऊपर उन्होंने अल्फा कण क्या कर दिए, पसार। अब अल्फा कण पसार करने से वह सारे कण किस तरह से निकले यानी कि उसके बारे में अभ्यास किया। तो ज्यादातर उसने कहा ज्यादातर जो अल्फा कण थे वो तो सीधे निकल गए, लेकिन इसके लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि ये जो अल्फा कण है हम नई आंख से देख सकते नहीं है ना, नहीं देख सकते। इसके लिए हमने जो अल्फा कण को देखने के लिए हमने सोने की पन्नी के पीछे एक पर्दा रखा, जिसे मैंने जिंक सल्फाइड का जो स्फुरित पर्दा रखा। वह स्फुरित पर्दा क्या कार्य करता है, तो जैसे ही सोने की पन्नी में से अल्फा कण निकलेंगे, वह जिंक सल्फाइड के स्फुरित पर्दे के ऊपर जैसे ही गिरेंगे तो वहां पे क्या उत्पन्न होती है, चमक उत्पन्न होती है। ये जो क्रॉस की जो आपको डिजाइन दर्शाई है वह क्या दर्शा रही है, चमक जो उत्पन्न होती है, फ्लैश उत्पन्न होता है। अल्फा कण जैसे ही टकराता है क्या उत्पन्न होता है, फ्लैश उत्पन्न होता है। यानी चित्र से ज्यादातर बात लिख सकते हैं। अगर यही टॉपिक एग्जाम में आपको पूछा जाए, चित्र याद रखना है और चित्र में से सब कुछ लिखना है। सबसे पहले हमने क्या लिया, अल्फा कण का स्रोत लिया। स्रोत यानी कि जिसमें से अल्फा कण बहुत सी मात्रा में निकलेंगे, और बहुत सी मात्रा में निकलेंगे ऐसा भी कह सकते हैं। अल्फा कण का बौछार करेंगे ऐसा भी लिख सकते हो। यानी कि हमने अल्फा कण का स्रोत लिया, उसको लेड की प्लेट में से निकाला, और लेड की प्लेट से आगे हमने क्या रखा, सोने की पन्नी। जो मेन क्या है अपनी, सोने की पन्नी। सोने की पन्नी की जो चौड़ाई है, जो मोटाई, वो कितनी होगी, 100 नैनोमीटर। कितनी होगी, 100 नैनोमीटर की होगी। और उसके पीछे हमने क्या रखा है, जिंक सल्फाइड का स्फुरित पर्दा। भाई ये पर्दा हमने क्यों रखा है, क्योंकि जो हम अल्फा कण है वह नरी आंख से देख सकते नहीं है, और नहीं देखने के कारण वो किस तरह से कहाँ जा रहे हैं वह देखने के कारण हमने क्या रखा, जिंक सल्फाइड का पर्दा। कार्य क्या करेगा, तो जैसे ही अल्फा कण जिंक सल्फाइड के स्फुरित पर्दे के ऊपर टकराएंगे तो वहां पे फ्लैश उत्पन्न होता है। ये जो है वो क्या है अपना, फ्लैश उत्पन्न होता है, और जिसके कारण हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि अल्फा कण किस तरह से निकले। तो उसके आधार से ये 3 पॉइंट है कि जिस तरह से निकले। उसमें मैंने आपको बताया कि जो अल्फा कण है, ज्यादातर अल्फा कण, अधिकांश अल्फा कण या अधिकतर अल्फा कण, 3 शब्द से बता रहे, ज्यादातर, अधिकांश या अधिकतम अल्फा कण वो कैसे गमन कर रहे हैं, सीधे गमन कर रहे, यानी सीधे निकल गए। कैसे निकल गए, सीधे निकल गए। ये जो है सोने की पन्नी में से वो कैसे निकल गए, सीधे निकल गए। उसका एक यहाँ पे भी मैंने चित्र बताया, यह केवल एक क्या है, परमाणु। यह केवल एक क्या है, परमाणु। अब सोने की जो पन्नी होगी उसमें सारे जो परमाणु होंगे वो किसके होंगे, सोने के परमाणु होंगे। सोने की जो पन्नी होगी वो सोने के परमाणुओं से
से ही तो बनी होगी ना। तो यहाँ पे मैंने एक परमाणु लिया, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ज्यादातर जो अल्फा कण है वो कैसे निकल रहे हैं, सीधे निकल रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी में से विक्षेपित हुए बिना निकल गए। समझा रहा हूं, सीधे निकल रहे, लिखा मैंने क्या, विक्षेपित हुए बिना निकल गए, यानी तात्पर्य एक ही है, सीधे निकल गए। अगर सीधे निकल गए ऐसा ना बताना हो तो हम यूं भी बता सकते विक्षेपित हुए बिना, यानी विक्षेपित हुआ नहीं, मार्ग जो था वो सीधा ही था। दूसरा लिखा है बहुत कम अल्फा कण विक्षेपित हुए, यानी कि बहुत ही कम, जितने आपने बौछार की होगी उनमें से बहुत कम अल्फा कण क्या हुए, विक्षेपित हुए, यानी कि अपने मार्ग से भटक गए, उनका विचलन हुआ, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक ये वाली लाइन में दर्शाना, ये अपना मार्ग से क्या हुआ, विचलित हुआ या विक्षेपण हुआ। यहाँ पे भी आप देख रहे हो बाकी ज्यादातर क्या निकल गए, सीधे निकल गए। जितने भी हमने डाले उसमें बहुत कम, मेन बात क्या है, बहुत कम अल्फा कण क्या हो जाते, विक्षेपित हो जाते। अब तीसरा पॉइंट है बहुत कम में भी बहुत ही कम, तीसरा पॉइंट बहुत ही कम, यानी ऐसी एक धारणा है, ऐसी एक धारणा है कि मान लो हमने अल्फा कण कितने पसार किए, 20,000 के करीब अल्फा कण पसार किए, मान लेते हमने 20,000 के करीब अल्फा कण हम क्या करें, पसार करें, उनमें से केवल एक अल्फा कण, केवल एक अल्फा कण जो 180 डिग्री पे क्या जाता है, वापस आता है। यानी हम ऐसा मान लेते हैं कि हमने 20,000 अल्फा कण पसार किए, 20,000 अल्फा कण की बौछार की, तब उनमें से केवल एक अल्फा कण, उनमें से केवल एक अल्फा कण 180 डिग्री, कितनी, 180 डिग्री पे वापस आता है। यह किसने अभ्यास किया, रुदरफोर्ड और उसके विद्यार्थियों ने यह अभ्यास किया। अब अभ्यास करने से क्या निष्कर्ष निकलता है उसकी हम बात करते हैं। अभ्यास करने पर ये जो तीन घटना हमने देखी, ये जो तीनों घटना हमने देखी, उसके आधार से क्या निष्कर्ष निकलता है वह देखो। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने कहा कि ज्यादातर जो अल्फा कण है वो कैसा निकल गया, सीधा निकल गया। तो उससे यह उनको लगा कि जो परमाणु का अधिकांश भाग, परमाणु का अधिकांश भाग क्या होगा, खाली होगा। परमाणु का अधिकांश भाग क्या होगा, खाली। भाई आपको भी मालूम है, जैसे हमारे जो जिस कमरे में हम बैठे वहां पे आप देख रहे हो एक जो दरवाजा है, वहां पे आप कोई भी चीज डालोगे तो आर पार चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी, यानी वो भाग खाली है इसलिए तो आर पार चली गया। अगर मान लो अपने दीवार के ऊपर कुछ डालते हैं तो क्या वो आर पार जाता है, बिल्कुल भी नहीं, वापस आ जाता है। कहाँ आ जाता है, वापस, यानी कि वो भाग खाली नहीं, ऐसा बता सकते हैं। अगर हम अंधेरे में भी कोई भाग में गेंद डालें, अगर गेंद सामने की ओर चली गई यानी कि वो भाग क्या होगा, खाली। अगर अंधेरे में गेंद डाले और सामने से गेंद वापस आ जाए तो हमें पता चल जाएगा कि वो भाग पूरा क्या है, भरा हुआ है। वैसी घटना रुदरफोर्ड ने भी की, वैसी घटना किसने की, रुदरफोर्ड ने। परमाणुओं के ऊपर, सोने के परमाणु के ऊपर उसने अल्फा कण की बौछार की। ज्यादातर अल्फा कण कैसे निकल गए, सीधे निकल गए। सीधे निकलने से उसने क्या अनुमान लगाया, परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खाली होता है। और यह अनुमान किसने लगाया, रुदरफोर्ड ने लगाया। फिर उसने कहा कि कुछ कणों का तो विक्षेपण भी तो हुआ था, कुछ कणों का क्या हुआ था, विक्षेपण हुआ था, अपने मार्ग से भटक गए थे। तो ऐसा क्यों हुआ, तो यहाँ पे मैंने बताया कुछ धन आवेशित अल्फा कण, यानी आपको पता चला अल्फा कण क्या होते, धन आवेशित होते। अल्फा कण क्या होते, धन आवेशित होते। और अल्फा कण धन आवेशित होने के कारण परमाणु में कोई एक और धन आवेश होगा जो आपस में नजदीक आए होंगे। क्या आएंगे, नजदीक आएंगे। नजदीक आने के कारण उनके अंदर क्या लगा होगा, प्रतिकर्षण लगा होगा। आप पहले से ही जानते हो धनावेश और धनावेश अगर नजदीक आएंगे तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। अगर धनावेश और ऋणावेश नजदीक आएंगे तो क्या होता है, आकर्षण होता है। तो यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि जो दो मैंने जो डिजाइन में बताया, दो जो किरण है जिनके अंदर अपना स्थान भटक गए, वो क्यों भटके होंगे, तो
तो वो अल्फा कण के सामने या अल्फा कण के नजदीक कोई धन आयन उपस्थित होगा, उसके कारण वह अपने मार्ग से क्या हो गया, विक्षेपित हो गया। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि कुछ धन आवेशित अल्फा कण का विक्षेपण हुआ क्योंकि प्रतिकर्षण बल लगा। कौन सा बल लगा? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण किनके बीच होता है? धनावेश और धनावेश के बीच। यानी परमाणु के अंदर कोई धनावेश उपस्थित होगा जिनके नजदीक ये अल्फा कण धनावेशित अल्फा कण गए होंगे, तो दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लगने के कारण वह अपने स्थान से विक्षेपित हुए होंगे। विक्षेपित यानी कि अपना स्थान से भटक गए। ये अपनी सिंपल लैंग्वेज है। तीसरा उन्होंने बताया, गणना की उसने, रदरफोर्ड ने क्या की? गणना की, और गणना करके बताया कि ये जो परमाणु है उसका आयतन भाई बहुत ही छोटा है, और वो तो हम पहले से जानते हैं कि परमाणु का आयतन बहुत ही छोटा है, लेकिन उसने एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी बता दी। रदरफोर्ड ने परमाणु के आयतन की एक वैल्यू भी बताई, जिसमें आपको मैंने बताया है, रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु की त्रिज्या, जैसे ये अगर परमाणु है तो उसकी त्रिज्या भाई कितनी होगी? ये जो इतनी सी क्या होगी? परमाणु की त्रिज्या होगी। ये जो परमाणु की त्रिज्या है वो आपको बता दिया 10 की घात -10 मीटर, यानी कितनी छोटी 10 की घात -10 मीटर परमाणु की त्रिज्या होती है। और दूसरा बताया, ये तो परमाणु की हुई, परमाणु के अंदर क्या होता है? नाभिक। परमाणु के अंदर क्या होता है? नाभिक, जो यहाँ पे मैंने दर्शाया काले रंग से। ये जो है वह परमाणु का क्या है? नाभिक। वो उसकी त्रिज्या कितनी होगी? यानी ये नाभिक की त्रिज्या कितनी होगी? 10 की घात -15 मीटर। 10 की घात -15 मीटर। अनुमान लगाने के लिए आपने क्रिकेट की एक गेंद तो देखी होगी। क्रिकेट की गेंद को 5 किलोमीटर के वृत्ताकार ग्राउंड के बीचों बीच रख दे, वह परमाणु उस तरह का आपको देखने को मिलेगा। यानी क्रिकेट की जो गेंद होगी उसको 5 किलोमीटर वृत्ताकार, यानी ऐसा सोच सकते हो ये 5 किलोमीटर वृत्ताकार का ग्राउंड है और यह क्रिकेट की एक गेंद। अनुमान लगाने के लिए नाभिक कितना छोटा होता है वह अनुमान लगाने के लिए आपको ये उदाहरण के आधार से, एग्जाम्पल के आधार से दिया, वरना इतना बड़ा होता नहीं। ये अनुमान लगाने के लिए नाभिक कितना छोटा होता है। यानी आपको समझ में आ गया, परमाणु का अधिकांश भाग खाली होगा, परमाणु के अंदर कुछ धनावेश है, इसके कारण ही अल्फा कण में विचलन हुआ। तीसरा बताया कि जो परमाणु है उसकी त्रिज्या होगी 10 की घात -10 मीटर। परमाणु के अंदर जो नाभिक है, धनावेश है, उसकी जो त्रिज्या आपको बताई 10 की घात -15 मीटर। अब ये जो उसने जो निष्कर्ष निकाला उसके आधार से उसने जो बताया, उसमें उसने बताया कि परमाणु का जो धनावेश होता है वो कहाँ होगा? केंद्र में ही होगा। परमाणु का जो धनावेश यानी कि जो नाभिक वो कहाँ होगा? केंद्र में। यानी कि जो धनावेश है उसे उसने नाम क्या दिया? नाभिक। जो परमाणु के कहाँ होता है? केंद्र में होता है। ऐसा उसने कैसे निष्कर्ष निकाला? क्योंकि कुछ बहुत ही कम जो किरणें का अल्फा कण का विक्षेपण हुआ और 20,000 में से केवल एक जो वापस आई, उसके आधार से उसने ऐसा तात्पर्य निकाला कि जो धनावेश होता है वो परमाणु के सेंटर में यानी कि केंद्र में होता। यानी अपना पहला पॉइंट बनेगा, परमाणु का धनावेश परमाणु के केंद्र में स्थित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। यानी अभी आपको यह ध्यान में रखना है, जो परमाणु होता है, परमाणु का जो सेंटर, जो केंद्र, जिसके अंदर क्या होता है? नाभिक, यानी कि धनावेशित कण होते हैं। और धनावेशित कण यानी क्या? प्रोटॉन, जो हम जानते हैं। धनावेशित कण यानी क्या? प्रोटॉन, जो हम जानते हैं। यानी परमाणु के केंद्र में, परमाणु के नाभिक में, परमाणु के सेंटर में क्या होता है? प्रोटॉन उपस्थित होता है। प्रोटॉन कैसे होते हैं? धन आवेशित होते हैं। दूसरा उसने बताया कि ये जो धनावेश है, ये जो धनावेश है उसकी चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है
वह परिभ्रमण करते हैं। तो यहाँ पे हमने बता दिया नाभिक की चारों ओर इलेक्ट्रॉन यानी ऋण आवेशित कण क्या करते हैं, भ्रमण करते हैं, गति करते हैं। धनावेश की चारों ओर इलेक्ट्रॉन प्रवृत्ति करते, उसका एक चित्र मैंने यहाँ पे दर्शा दिया। यह आप देख रहे हो, ये आपका क्या है, धन आवेशित कण नाभिक, जिसे हमने बता दिया। ये KLM जिसे मैंने कक्षा कहा, ये चारों तरफ आप देख रहे हो, चारों तरफ क्या कर रहा है, गति कर रहा है। और जो कक्षा के अंदर जो डॉट दर्शाए, पॉइंट दर्शाए, जिसे मैंने क्या कहा है, इलेक्ट्रॉन, यानी ऐसा कह सकते हैं ये प्रोटॉन है। पूरा परमाणु में जितने भी प्रोटॉन है धनावेश से वो सब के सब आ रहे हैं यहाँ पे। उसके चारों ओर क्या है, कक्षा है, और उन कक्षा में कौन गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। और हम 9वीं कक्षा में पढ़े थे जो कक्षा होती है उसे KLMN के आधार से दर्शाते हैं। और यानी यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इस पद को हम क्या कहते हैं, कक्षा। ये किसने कहा था, रुदरफोर्ड ने बताया। यानी कि परमाणु के सेंटर में होगा उसे नाभिक कहेंगे। नाभिक में धन आवेशित कण होते हैं जिसे हम प्रोटॉन कहते हैं। नाभिक की चारों तरफ कौन गति करता है, कक्षा गति करती है। उन कक्षा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह हमें रुदरफोर्ड ने बताया। और ये जो घटना है थोड़ी सी सूर्यमंडल के जैसी। सूर्यमंडल में आप देख सकते हो सेंटर में कौन है, सूर्य है। सेंटर में कौन है, सूर्य। उसके चारों तरफ, उसके चारों तरफ सारे जो प्लेनेट, अपने जो ग्रह है, वह गति करते घूमते। और सबको आपको फिजिक्स में आ चुका है कि ये जो प्लैनेट्स, जो ग्रह है, वो सूर्य अपने गुरुत्वाकर्षण बल से उनको सभी को अपनी ओर खींच के रखता है। वैसा ही बल यहाँ पे भी देखने को मिलता है, वैसा ही बल यहाँ पे भी देखने को मिलता है। नाभिक के चारों ओर जो गति करने वाले इलेक्ट्रॉन है, नाभिक अपनी ओर उनको आकर्षित करती रहती है। उस बल को हमने क्या नाम दिया, स्थिर विद्युत बल। उस बल को हमने क्या नाम दिया, स्थिर विद्युत बल। यानी नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, उसको अपनी ओर बांध के रखने वाले बल को हम क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत बल कहते हैं। जैसे सूर्यमंडल जैसी संरचना है, मान लो जो अपना जो नाभिक है वह सूर्य है, उसकी चारों ओर जो कक्षाएं हैं उसे हम क्या कहते हैं, सारे प्लेनेट कहते हैं। यानी ये जो KLMN है उसको हम प्लेनेट, ग्रह के आधार से भी बांट सकते हैं। उसके जैसे ही संरचना होगी। यह रुदरफोर्ड के नियम इस तरह से उन्होंने रजू किया था। आप देख सकते हो, दोबारा बता देता हूँ। परमाणु के सेंटर में, परमाणु के मध्य में, परमाणु के केंद्र में नाभिक, यानी उस नाभिक के अंदर सभी धन आवेश आते हैं। परमाणु के चारों ओर जो कक्षा होती है, परमाणु की चारों ओर क्या होती है, कक्षा होती है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन परिभ्रमण करते हैं, जिसे हमने KLMN जैसा नाम से प्रस्तुत किया है। यह जो पूरा जो मॉडल था वह रुदरफोर्ड ने रजू किया था। और यह सारी जो हमें जानकारी रुदरफोर्ड और उनके विद्यार्थियों के इस प्रयोग के द्वारा प्राप्त हुई। यह जो टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में मान लो 100% या 90% कोई ना कोई एग्जाम में 100% आ सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम आगे देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।